The Earth, Our Habitat. Class 6 Geography, Chapter number 1, The Earth in the Solar System. आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद आप स्काई आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो हमें आसमान में कुछ डॉट्स से जो है वो नज़र आते हैं, राइट। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ये डॉट्स बढ़ने लग गए। पहले आपको एक दो दिखाई देते हैं, तीन चार कुछ चमकते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं, राइट। बाद में हमें लगता है कि ये तो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ब्राइट डॉट्स इन द स्काई आर इंक्रीजिंग। यू कैनॉट काउंट दैम एनी मोर। अब शुरू में तो आप उनको काउंट कर सकते हैं बट बाद में काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब पूरे आसमान में कुछ चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। आसमान जो है उन शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से भर जाता है। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। इसमें से कुछ जो है वो ब्राइट हैं और कुछ जो हैं वो डिम हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। और हमें ऐसा लगता है कि आसमान में जो है वो डायमंड्स से जो है वो भर गया है हमारा आसमान, हमारा स्काई। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और हमें ऐसा लगता है कि वो सब चमक रहे हैं, चमचमा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। बट अगर हम उनको बहुत ध्यान से देखेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि सभी जो है वो ट्विंकल नहीं करते। कुछ ट्विंकल करते हैं बट कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। वो सिर्फ ग्लो करते हैं, चमचमाते नहीं हैं। चमचमाना क्या होता है? लाइट का कम होना, ज़्यादा होना। वो जो है उनकी कांस्टेंट लाइट होती है और वो वैसे ही रहते हैं, सिर्फ ग्लो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे घर में बल्ब होता है, राइट। तो बल्ब क्या होता है? हम स्विच ऑन करते हैं, उसकी लाइट फिर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं जैसे मून है, मून हमें दिखता है कि वाइट कलर का दिखता है तो उसकी सेम लाइट रहती है। ऐसा थोड़ी होता है कि लाइट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जैसे तारों की होती है, राइट। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्लो करते हैं, ट्विंकल नहीं करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. अब इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको आसमान में और क्या दिखाई देता है? मून। इट में, मून मतलब चांद। इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशंस। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जो चांद है यानी जो मून है उसकी अलग अलग शेप्स होती हैं और वो हमें अलग अलग पोजीशंस में, कभी आसमान में एक जगह होता है तो कभी आसमान में घूमते घूमते दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, राइट। तो आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। फुल मून क्या होता है? फुल मून होता है जब हमें पूरा का पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है। तो वो जो है एक महीने में सिर्फ एक बार होता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि आज पूर्णिमा है, चांद पूरा दिखाई दे रहा है। पूर्णिमा मतलब पूरी चांदनी है आज, उसे कहते हैं फुल मून नाइट। अ फोर्ट नाइट लेटर। अ फोर्ट नाइट क्या होता है? फोर्ट नाइट होता है आफ्टर 14 डेज, राइट, 14 दिनों के बाद। सो 14 दिनों के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आपको अब चांद दिखाई ही नहीं देगा। मतलब फुल मून क्या पढ़ा हमने? फुल मून पढ़ा कि पूरा चांद दिखाई देगा। पूर्णिमा 14 दिन के बाद आफ्टर फोर्ट नाइट यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आपको दिखाई ही नहीं देगा। इट इज़ अ न्यू मून लाइट और अमावस्या। सो अमावस्या हम किसे कहते हैं अपनी भाषा में कि आज तो अमावस्या है, चांद नहीं होगा, बाहर नहीं जाना। तो वैसे ही इसे कहते हैं न्यू मून लाइट इंग्लिश में, सॉरी न्यू मून नाइट। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। इस दिन क्या होता है कि हम आसमान को अच्छे से, हमें आसमान अच्छे से दिखाई देगा। ये क्लियर नाइट होती है, शांत एक रात होती है, बिल्कुल क्लियर होता है आसमान, ठीक है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें चांद है या जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम तारे कहते हैं ये हमें दिन को क्यों नहीं दिखाई देते? ठीक है, हाँ थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, आई नो, थोड़े बहुत दिखाई देते हैं कई बार दिन को भी, बट ये हमें उस तरह से क्यों नहीं दिखाई देते जिस तरह से रात को दिखाई देते हैं इतने सारे तारे और चांद, चांद की चांदनी, वो सेम हमें दिन को क्यों नहीं दिखाई देता? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए होता है कि दिन को क्या होता है, दिन को सूरज निकलता है तो सूरज की लाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। तो वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम जो रात को हमें तारे या जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो हमें दिन को दिखाई दें।
समझ रहे हैं ना कि ये होता है ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सन की लाइट आ जाएगी तो वो सब चीज़ें जो है वो छुप जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाती हैं, वो दिन को भी वहीं पे होते हैं, राइट। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कि क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ेंगे, बट इस ये वाले पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सेलेस्टियल बॉडीज, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। सो सन, मून एंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं रात को, वो सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो बनी होती हैं गैसेस से। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जिसे वो एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सो अब हमने क्या पढ़ा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, वो गैसेस से बनी होती हैं, उनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, और वो इन चीज़ों को एमिट भी करती है लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को बोलते हैं स्टार्स। और जो सन है दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सा आ जाता है कई बार। सो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन दिस नाइट स्काई आर सिमिलर टू दैट ऑफ सन। अब जो ट्विंकल करते हैं स्टार्स रात को, वो सेम है सन से। मतलब वो जो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं वो चीज़ और सन सेम चीज़ है, बट डिफरेंस क्या है? बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। पर जैसे हमें सूरज से लगता है ना कि सूरज निकलता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो चांद के या तारों के आने पे सॉरी गर्मी क्यों नहीं होती? क्यों? एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि साइज़ उनका भी उतना ही है जितना सन का है, इवन सन से भी ज़्यादा है, बट वो हमारी अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए, राइट। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो वो स्टार्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। सन भी दूर है, बट सन उन स्टार्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा नज़दीक है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैं जो ये फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको बुक के थ्रू ही अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मैंने इसके एक 1-1.5 पेजेस पे शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, जिसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, या हमें जो कॉन्स्टलेशंस हैं उनसे क्या समझते हैं, पोल स्टार क्या है, छोटे छोटे टर्म्स, वो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। इसी वीडियो के बाद हम फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पे वीडियो जो है अपलोड करेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे थ्रू बुक, एंड देन हम सेकंड चैप्टर के नोट्स के थ्रू वीडियो अपलोड करेंगे। इन केस आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है और आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स चाहिए रिविजन के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड पेज। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो बहुत छोटी सी है। जैसे आसपास कोई पेड़ है तो आप देखिए आपको वो पेड़ बड़ा लगता है। अब आप घर से थोड़ा दूर चले जाइए जहाँ से वो पेड़ आपको दिखाई देता हो, तो अब आपको क्या लगेगा कि वो पेड़ थोड़ा छोटा हो गया है। तो वो पेड़ छोटा नहीं होता, बट डिस्टेंस के बाद अगर हम कुछ डिस्टेंस से बात करें तो हमें चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। इन्होंने उस ट्री से भी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है एरोप्लेन का। हमें एरोप्लेन कितना छोटा दिखाई देता है आसमान में जब वो उड़ रहा होता है, बट क्या वो एक्चुअली में उतना ही छोटा होता है? नहीं, वो कंसेप्ट है डिस्टेंस का, कि दूर से हम चीज़ को देख रहे हैं इसलिए हमें वो छोटी दिखाई दे रही है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. ओके, अब यहाँ पे बहुत अच्छी एक टर्म आ गई है जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब आप जब कई बार आसमान में देखते हैं, आपको जैसे कि तारे तो दिखाई देते हैं, कई बार क्या होता है आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है, कि कुछ स्टार्स जो है वो ग्रुप में हैं, पास पास हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। अब ऐसे ही हम बात करें अर्सा मेजर और बिग बियर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये भी एक इसी तरह का कॉन्स्टिलेशन है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। अर्सा मेजर, बिग बियर हमने पढ़ा कि ये भी एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है, और एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन जिन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हैं आसमान में, वो है सप्तऋषि। सप्त 7, ऋषि सेजेस। सप्त का मतलब, अब सप्त ऋषि में सप्त का मतलब क्या है? 7, ऋषि का मतलब क्या है? सेजेस। सेजेस क्या होते हैं?
जो ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, 7 ऋषि मुनि। तो आप आसमान में देखेंगे, ये हमेशा नहीं, कई कई बार मैंने भी नोटिस किया है, हमेशा तो नहीं दिखाई देता, बट 7 जो तारे हैं वो एक साथ होते हैं, एक ग्रुप सा बनाया होता है, तो वो होता है सप्तऋषि। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. So जो सप्तऋषि है वो एक्चुअल में एक पार्ट है अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो आप, एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप चाहें तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को या नेबर को कह सकते हैं कि वो बताएं आपको आसमान में तारे कहाँ पे हैं, प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, कॉन्स्टलेशंस कहाँ पे हैं। दो प्लैनेट्स तो आप नहीं देख सकते आसमान में, बट स्टिल आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपके घर में बड़े हैं और इन सब चीज़ों को समझते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता। इनकेस आपको पता है देन वेल एंड गुड। सो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. So अभी तो देखिए टेक्नोलॉजी इतनी डिवॉल्व हो गई है, हमें सब समझ में आता है जी, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं टाइमिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, बट पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम पे अगर हमें टाइम बताना है, ठीक है, डायरेक्शन बतानी है, तो हम आसमान में चीज़ों का यूज़ करते थे। जैसे पीपल जो है वो डायरेक्शंस, अब हमें बताना है ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो हम रात में तो हम किसकी हेल्प लेते थे, स्टार्स यानी तारों की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नहीं पता, जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, ये तो ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। सो आसमान में आपने ध्रुव तारा सुना होगा, ठीक है, ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन, उत्तर दिशा में होता है। तो अगर आपको उत्तर दिशा का पता चल गया तो आपको बाकी डायरेक्शंस, बाकी दिशाओं का भी पता चल जाएगा। तो पुराने समय में जो लोग हैं वो इसी चीज़ को यूज़ करते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ध्रुव तारा जो है आसमान में एक ही जगह पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब सप्तऋषि की हेल्प से भी हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं आसमान में। लुक एट फिगर 1.1। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ये है फिगर 1.1, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन। इमेजिनरी लाइन क्या होती है कि जो हमारी इमेजिनेशन में होती है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। So, if an imaginary line is drawn, joining the pointer stars and extended further, it will be point to a polar star. ये जैसे सप्तऋषि बताया है, राइट। अगर हम लास्ट वाले 2 सितारों को लेके आगे की तरफ चले तो हमें नॉर्थ स्टार दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और इन 2 सितारों को बोलते हैं पॉइंटर स्टार्स। सो नेक्स्ट आता है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो स्टार्स की लाइट को लेते हैं और उसके बाद वो चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे सन है, सूरज है, उसकी अपनी लाइट है, वो हॉट गैसेस से बना है, तो उसकी अपनी लाइट है, वो चमकता है। अब अर्थ की बात करें, अब अर्थ तो हम सोलर सिस्टम में नहीं देख सकते, किसी और प्लैनेट या अर्थ की ही बात करते हैं, तो अर्थ की तो अपनी लाइट नहीं है ना। तो अर्थ क्या करता है, बाकी प्लैनेट से लाइट लेता है एंड देन चमकता है। अब चांद क्या करता है, चांद की भी अपनी लाइट नहीं है, वो बाकी प्लैनेट से लाइट लेता है एंड देन चमकता है। सो यही बताया है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की तो अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन, स्टार्स, बट कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो चमकते हैं बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वो और स्टार्स की लाइट की रिफ्लेक्शन के थ्रू चमकते हैं। और इस तरह की बॉडीज़ को बोलते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई विच मीन्स वंडर्स। अब ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड प्लैंटाई से आया है, जिसका मतलब है वंडर्स। वंडर्स क्या होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं है, हीट नहीं है, ये सन से लाइट एंड हीट लेता है, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। सो हमारा नियरेस्ट स्टार क्या है, सन। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अब हम अर्थ पे रह के तो नहीं देख सकते कि अर्थ कैसी लगती है, बट अगर हम मून पे जाएंगे, यानी कि हम कुछ डिस्टेंस पे गए, वहाँ से अगर हम अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ भी वैसी ही दिखाई देगी जैसे कि मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब जो हम चांद आसमान में देखते हैं वो क्या है, वो है एक सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये एक अर्थ का कंपेनियन है, अर्थ के साथ में ही रहता है और अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। लाइक आर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब मून तो हमने पढ़ लिया, सैटेलाइट है अर्थ का, अर्थ के चक्कर काटता रहता है। वैसे ही अर्थ की तरह 7 प्लैनेट्स और हैं जो हीट एंड लाइट लेते हैं सन से, चमकते हैं, एंड सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और उन प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स हैं।
सन है, उसके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं। ये हम थोड़ा सा विस्तार में करेंगे, आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो द सोलर सिस्टम, ये हम पढ़ते हैं द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites. सोलर सिस्टम में क्या आता है? सन आते हैं, 8 planets आते हैं, planets के satellites आते हैं और कुछ celestial bodies जैसे कि asteroids and meteorites आती हैं और ये मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर हम सोलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बोलता है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव द रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो है इनके पास अपने रिंग्स हैं। रिंग्स कैसे हैं हम नेक्स्ट पेज में डायग्राम से करेंगे। दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? कूड़ा कचरा, धूल, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, ये सब कुछ है ना। तो ये हैं क्या? ये रिंग्स किस चीज़ के बने हैं? छोटे छोटे डेब्रिस से बने हैं। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। अगर आपके पास पावरफुल टेलीस्कोप से, जैसे कि साइंटिस्ट के पास होता है, बड़ी बड़ी एरोनॉटिकल या जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा है, इसरो है, इनके पास होता है, तो ये स्टडी कर सकते हैं या देख सकते हैं इन रिंग्स को अराउंड दीज प्लैनेट्स। तो जैसे कि हमने कहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम, आई होप इट इज़ विजिबल। सो ये सन है, ये सन के आसपास प्लैनेट्स हैं, और जो हमने रिंग्स पढ़ी कि सैटर्न के पास, यूरेनस के पास रिंग्स हैं, तो वो ये वाली रिंग्स हैं जो कि डेब्रिस से बनी हुई हैं। सो दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आप देख सकते हैं। मरकरी, वीनस, हमारे पास कितने 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो भी था 9, बट वो अब 2008 से नहीं है, उसे हम फर्दर पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 हमारे पास प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स को भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है। इनर प्लैनेट्स, ये बहुत छोटा, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन के क्लोज होते हैं और ये रॉक से बने होते हैं, राइट। आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये सन से बहुत दूर होते हैं। ये ह्यूज प्लैनेट्स होते हैं जो गैसेज एंड लिक्विड से बने होते हैं। सन के पहले 4 जो प्लैनेट्स हैं वो है इनर प्लैनेट्स। बाद वाले बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं वो हैं आउटर प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक से बने हैं, चट्टानों से बने हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो लिक्विड से और गैसेज से बने हुए हैं। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सन एंड प्लैनेट्स एंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं स्काई में, जैसे कि मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, वो सब जो है सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन। चलिए सबसे पहले सन के बारे में पढ़ लेते हैं। सन, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट पेज में डायग्राम पढ़ा, सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन जो है बहुत बड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेज से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब सन एक ऐसी फोर्स प्रोवाइड करवाता है कि पूरा सोलर सिस्टम एक शेप में है, वो बंधा हुआ है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में जो भी हीट है, लाइट है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन। और सोलर सिस्टम हमने क्या पढ़ा था? सन, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्काई, जैसे कि एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, वो सब है सोलर सिस्टम। तो उनका अल्टीमेट सोर्स क्या है हीट एंड लाइट के लिए? सोलर सिस्टम का सन है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. So अब अगर हम कह रहे हैं कि सूरज इतना बड़ा है तो हमें उसकी हीट क्यों नहीं फील होती? क्योंकि है तो वो बहुत बड़ा, वो हमारा नियरेस्ट स्टार भी है, बट वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चीज़ है लर्न करने के लिए, दैट द सन इज़ अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ है वो जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना दूर है, राइट। ये हमने पढ़ा सन। अब यहाँ पे है डू यू नो, यानी थोड़ा सा सन के बारे में है कि सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल का मतलब होता है सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। अब इसमें कुछ वर्ड्स बताए हैं। सोल का मतलब होता है सन गॉड, सोलर का मतलब होता है जो कि सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। इसलिए सन की फैमिली को जो है वो सोलर सिस्टम कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। ओके, जैसे कि सोलर हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, सोलर पैनल्स हो गए। तो इस तरह से आपको ये एक एक्टिविटी दी है कि आपको ये करना है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने पढ़ा था इनर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं, तो इस तरह से आवर सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स आते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। मतलब सन से के सबसे नज़दीक कौन सा है, फिर दूर, फिर दूर, फिर दूर, इस तरह से किस तरह से हैं प्लैनेट्स के नाम। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द। ओके, अब अगर हमें एक अच्छे से तरीके से किसी ट्रिक के थ्रू जो है प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं, अगर आपको याद नहीं रहते हैं, तो वह माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो मुझे तो वैसे ही याद है, बट आप चाहें तो इस ट्रिक को याद कर सकते हैं एंड ईजिली आप जो है इन प्लैनेट्स के नाम याद रख पाएंगे। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed orbits. अब जितने भी planets हैं सोलर सिस्टम में, अब ऐसा नहीं कि वो हर कहीं घूमते रहते हैं सन के अराउंड, ऐसे तो वो टकरा जाएंगे ना। तो उनके एक फिक्स्ड पाथ होते हैं, एक आप कह सकते हैं एक रास्ता होता है, वो उसी रास्ते पे चलते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। ओके, इलोंगेटेड क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे पहला प्लैनेट इस पे घूम रहा है, दूसरा प्लैनेट इस पे घूम रहा है, तीसरा प्लैनेट इस पे घूम रहा है। इलोंगेटेड मतलब ऐसे टेढ़े से, जैसे मरकरी है, फिर वीनस है, जैसे यहाँ पे मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। तो इनके अपने अपने रास्ते हैं। अगर इनके अपने अपने रास्ते नहीं होंगे तो ऐसे तो ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अगर कोई प्लैनेट अर्थ से टकरा गया, अर्थ पे जो लाइफ है, हम सब तो मर जाएंगे, अर्थ पे लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो इस तरह से यहाँ पे इलोंगेटेड पाथ्स हैं और अपने अपने रास्ते पे जो है प्लैनेट्स घूमते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन एलोंगेटेड पाथ्स को बोलते हैं ऑर्बिट्स। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। इट ओनली टेक्स अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। अब ये ऑब्वियस सी बात है, आपके पास क्वेश्चन है कि सन के चारों ओर चक्कर सबसे पहले कौन लगाता है, कौन सा प्लैनेट लगाएगा, जो सबसे नज़दीक होगा। क्यों, क्योंकि उसका पाथ सबसे छोटा है, उसका रास्ता, उसकी ऑर्बिट सबसे छोटी है। तो वो कौन सा है, मरकरी है। कितना टाइम लगाता है, 88 डेज। नेक्स्ट है वीनस। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अब हम वीनस के बारे में पढ़ें तो वीनस क्या है, वीनस को माना जाता है अर्थ का ट्विन। क्यों, क्योंकि जो इसकी साइज़ है और शेप है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है, सबसे कम टाइम में कौन चक्कर लगाता है सन के अराउंड, मरकरी। और अर्थ का ट्विन किसे कहा जाता है, वीनस। सो टिल रिसेंटली अगस्त 2006 यानी 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। ओके, मैंने शायद वीडियो में मेंशन किया 2008, वहाँ पे सॉरी उसे करेक्ट कर लेना। 2006 तक प्लूटो जो है इसे कंसिडर किया जाता था प्लैनेट। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planet. So, अब एक डिसीजन हुआ, एक मीटिंग हुई, जिसमें क्या कहा गया कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है, दैट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे और अब कितने रह गए, हमारे 8 ही प्लैनेट्स रह गए। सो यहाँ पे देखिए वर्ड ऑरिजिन के बारे में थोड़ा सा बताया है। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। अब कई बार क्या होता है, हम कोई शब्द पढ़ते हैं तो वो किसी और लैंग्वेज से लिया होता है। जैसे अगर हम हाथ की बात करें, हाथ हम हिंदी में शब्द कहते हैं, तो वो हाथ वैसे थोड़ी आ गया, वो हस्त, संस्कृत में हस्त शब्द से आया। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। साइंस में भी ऐसा होता है। जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, इन जोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, जोग्राफी क्या है, इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओन ऑरिजिन इन ग्रीक। तो एक्चुअल में लिया हमने ये ग्रीक लैंग्वेज से है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, मतलब ये रिलेटेड है कि अर्थ की डिस्क्रिप्शन से। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, गी का यानी जी कह सकते हैं, गी कह सकते हैं जी, इसका मतलब है अर्थ, एंड ग्राफिया इसका मतलब है राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। तो अर्थ के बारे में आपको और फाइंड आउट करना है, ये भी आपके लिए एक्टिविटी दी है। यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ दी है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं ना, राइट। ज्योमेट्री हम मैथ्स में करते हैं, ज्योमेट्री चैप्टर होता है, तो उसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। एंड जियोइड क्या होता है, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। रिजेंबल करना शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है डू यू नो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं ना, कई बार तो पढ़ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एक्टिविटीज़ दी होती हैं तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई।
इंसान क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है. दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ किस तरह से मूव करती हैं, किस चीज़ से बनी है, वो सब के बारे में स्टडी करते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. आर्यभट्ट. आर्यभट्ट कौन थे? जिन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया था. हु इन्वेंटेड ज़ीरो. सो आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट. ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो हमने पढ़ा कि जो चांद है, यानी कि जो मून है और प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, मून एंड प्लैनेट्स जो हैं, इनकी अपनी लाइट नहीं है, ये शाइन करते हैं सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. सो आज के डेट में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो बिजी हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स किस तरह से बना है, क्या चीज़ है, राइट. सो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है द अर्थ. हमने सन के बारे में पढ़ा, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन के पास तीसरा प्लैनेट जो है वो अर्थ है. पहला क्या है? मरकरी. फिर क्या है? वीनस. मरकरी, वीनस, अर्थ. अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है जो सन के सबसे पास, सूरज के सबसे पास में है. इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. अगर साइज़ की बात करें तो 8 प्लैनेट्स में 5वां नंबर आता है अर्थ का. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट इट्स पोल. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means the earth-like shape. तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो है थोड़ा सा फ्लैटेड है पोल्स पे. मतलब पोल्स आप आगे पढ़ेंगे, पोल्स होते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये बता रहे हैं कि अर्थ की शेप गोल नहीं है, थोड़ी सी ऐसी है. ये होते हैं हमारे पोल्स. ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है. तो यहाँ पे अर्थ की शेप तो मैंने बहुत ही फ्लैट कर दी. कुछ इस तरह से है अर्थ की शेप, राइट. बिल्कुल सर्कल नहीं है एग्जैक्ट, वही बता रहे हैं. देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. अब जीने के लिए, लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, खाना चाहिए, ऑक्सीजन, ये सब चाहिए. तो वो कहाँ पे हैं? वो अर्थ पे ही है. अर्थ जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है. इसके पास पानी है, हवा है, जो जीने के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है. एयर जो है, एयर में वो सब गैसेज हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं जो चाहिए होती हैं जीने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन. इन रीजंस की वजह से अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में. अब हम आउटर स्पेस की बात करें तो अर्थ जो है हमें ब्लू दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि 2/3 सरफेस जो है दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. अब हमें पता है कि अर्थ का अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 71% पार्ट में क्या है? वाटर है. ठीक है. तो इसलिए कह रहे हैं 2/3 पार्ट में जो है अर्थ का जो सरफेस है उसमें वाटर है. और वाटर हमें कैसे दिखाई देता है? ब्लू. तो इसलिए अगर हम दूर से देखें तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, हेंस इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. सो यहाँ पे एक और दिया है, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है. येट इवन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि लाइट क्या करती है? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है. येट इस स्पीड के साथ भी अगर सूरज की लाइट की बात करें तो वो अर्थ में 8 मिनट में पहुंचती है. तो आप सोच लीजिए कि कितना दूर है सूरज हमारी पृथ्वी से. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969. सो मून पे सबसे पहले कौन गए हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए हैं. कब गए हैं? 21 जुलाई 1969 को गए हैं. फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून. अभी आपको करना है कि कोई इंडियन जो मून पे गया है उनके नाम आपको फाइंड आउट करने हैं. सो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में. अब हमारी अर्थ जो है उसी का एक ही सैटेलाइट है. हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके अपने अपने सैटेलाइट्स हैं. कुछ के हैं, कुछ के नहीं हैं, कुछ के एक हैं, कुछ के एक से भी ज़्यादा हैं. ठीक है. तो अभी हम मून के बारे में पढ़ रहे हैं. तो मून हमारा सैटेलाइट है. अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून. इसका डायमीटर जो है दैट इज़ 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर अर्थ का डायमीटर जो है 1000 किलोमीटर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका है 250 किलोमीटर्स. 1/4 मीन्स 1/4 है. तो आप सोच सकते हैं कि मून अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटा है. ये हमें बड़ा दिखाई देता है, बहुत बड़ा. क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से. और हमने सन कितना पढ़ा था? 150 मिलियन किलोमीटर्स. अब आप कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ
from the sun and distance of earth from the moon. So the moon moves around the earth in about 27 days. तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है. हमने कई जगह पढ़ा है कि मून को जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 24 डेज लगते हैं, बट यहाँ पे लिखा है 27 डेज. एंड एनसीईआरटी की जो अथेंटिसिटी है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वेल रिसर्च करके ही दी होती हैं. सो मून जो है वो अराउंड अर्थ जो है वो चक्कर काटता है 27 डेज में. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. अब आपको ये चीज़ समझनी है. मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है. इसके अराउंड जो है जो हमारा चांद है ये घूम रहा है गोल 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 इस तरह से. तो ये 27 दिन लेगा. प्लस जो ये इसकी एक्सिस है इस पे ये ऐसे गोल गोल भी घूमता है, ठीक है. तो उस पे भी कितना टाइम लेता है? 27 डेज लेता है. एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस फ्रॉम द अर्थ. एंड एज ए रिजल्ट हमें सिर्फ एक साइड दिखाई देती है मून की, क्योंकि एक साइड आप खुद इमेजिन कीजिए, एक साइड हमारी साइड है तो दूसरी साइड है ना, तो हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देगी, पूरा मून थोड़ी दिखाई देगा. सो द मून डजेंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. अब मून के पास जीने जो लाइफ के लिए जीवन के लिए जो कंडीशंस चाहिए फेवरेबल कंडीशंस वो नहीं है. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे पिंक बॉक्स दिया है, इसे पढ़ लेते हैं. सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, हमने पढ़ा कि मून अर्थ का सैटेलाइट है, बट सैटेलाइट है क्या? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट के अराउंड घूमती है, सेम उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं. अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, मतलब जो ह्यूमंस ने बनाया सैटेलाइट्स, कि हमें वेदर चेक करना है कुछ दिनों बाद कैसा वेदर होगा, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स हैं, टेलीविजन रेडियो सैटेलाइट्स हैं. तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो है ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है. इसे साइंटिस्ट जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने डिज़ाइन किया होता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन. अब जैसे हम कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं मोबाइल से, तो वो भी सैटेलाइट्स के थ्रू इधर से उधर कनेक्ट होती हैं. तो ये जो है साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए होते हैं ताकि वो यूनिवर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकें, प्लस कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ों में. इसको हम एक रॉकेट के थ्रू जो है आसमान में छोड़ देते हैं एक ऑर्बिट में, और वो घूमता रहता है. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT, etc. So, what do animals and plants require in order to grow and survive? अब अगर plants और यहाँ पे आइए, what do animals and plants require in order to grow and survive? So animals और plants को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, फूड चाहिए, राइट. जी, तो हमने पढ़ लिए जो लास्ट में इंपॉर्टेंट बॉक्सेस थे. हम बात कर रहे थे मून की. द मून डजेंट हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस. मून पे क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस हैं. और ये क्या करते हैं? ये कास्ट करते हैं शेडो ऑन द मून सरफेस, मून के सरफेस पे. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शेडोज. आप फुल मून जिस दिन पूर्णिमा होती है आप देख सकते हैं आसमान में, आपको ऐसा लगेगा कि चांद के बीच में कुछ काले काले से धब्बे हैं, या एक ब्राइट स्पॉट है, एक डार्क स्पॉट है, ठीक है. उसके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे. फिर हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, हमने क्या पढ़ा? सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में क्या क्या होता है, या सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं. इनके अलावा बहुत सारी और छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो मूव करती हैं अराउंड द सन, जो सूरज के आसपास घूमती हैं. इन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड्स. और एस्टेरॉइड्स, ये क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ये पाए जाते हैं. साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. अब साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स थे ना वो एक प्लैनेट थे. प्लैनेट के कुछ कुछ पार्ट है जो बहुत पहले एक्सप्लोड हो गया, फट गया. ये हो गए एस्टेरॉइड. अब है मीटेरॉइड्स. मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं उनके छोटे छोटे पीसेज होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उनको बोलते हैं मीटेरॉइड्स, ठीक है. समटाइम्स ये जो मीटेरॉइड्स हैं ये अर्थ के पास भी आ जाते हैं और कई बार ये अर्थ पे गिर भी जाते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. अब वो अर्थ में आके जब जिस टाइम वो अर्थ में आ रहे होते हैं तो अर्थ में फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं, ठीक है. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. तो कई बार हमें आसमान में एक लाइन सी दिखाई देती है, वो मीटेराइट्स की होती है, ब्राइट लाइट. कई बार तो रॉकेट की होती है, हमेशा नहीं. कई बार रॉकेट की हमें वो धुआं से दिखाई देता है, बट कई बार मीटेराइट्स का होता है. समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. कई बार क्या होता है, मीटियोराइट जो है, मीटेराइट क्या है?
अर्थ में आएगा, कई बार जल जाएगा तो आसमान में ही ख़त्म हो जाएगा, और कई बार क्या होगा, अर्थ पे आ जाएगा और अर्थ पे एक हॉलो मतलब एक छेद, एक होल सा क्रिएट कर देगा। ठीक है। वैसे एक लोना लेक है महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा लोना लेक, तो वो भी एक जो है मेटेराइट लेक है, मतलब वहाँ पे मेटेराइट गिरा था, वहाँ पे एक होल सा हो गया, फिर पानी इकट्ठा हो गया और वो बन गई लेक। सो डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। कई बार क्या होता है, कई बार शांत बिल्कुल क्लियर रात होती है, तो उस टाइम आपको ऐसे वाइट सा, इस तरह से वाइट सा आसमान में कुछ दिखाई देता है। ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का क्लस्टर है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, अब हमारा सोलर सिस्टम भी इसी का एक पार्ट है। इन एंशंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन काल में माना जाता था कि ये लाइट की एक गंगा है जो बह रही है, इसलिए इसे नाम दिया गया आकाश गंगा। इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। एक गैलेक्सी क्या होती है, इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दीज देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, ये हम एक डायग्राम के थ्रू पहले कर ही लेते हैं क्योंकि अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा चल क्या रहा है। एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, राइट। यूनिवर्स का पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में आता है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के अंडर आता है अर्थ। आप समझ रहे हैं, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। एंड मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। हमने इसमें पढ़ा एस्टेरॉइड्स, मेटेराइड्स, मून, सन, प्लैनेट्स, अर्थ, सेलेस्टियल बॉडी, सोलर सिस्टम। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर एंड इसके शॉर्ट नोट्स अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स ही जो है वो डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।